हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्तों यूनिट चल रही है हमारी सर्किट एनालिसिस। दोस्तों लास्ट लेक्चर्स में हमने सर्किट एनालिसिस में जाल के बारे में, लूप के बारे में, किरचॉफ की थ्योरम्स के बारे में और परिपथ से रिलेटेड प्रमेय के बारे में देखा है। तो दोस्तों यदि आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ देख लीजिए। और दोस्तों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है। कि दोस्तों जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा जटिल नेटवर्क, कोई जटिल नेटवर्क है जिसमें क्या हो, 4 टर्मिनल हो। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी परिपथ को हम दो टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं, इनपुट एक आउटपुट। यानी कि 4 टर्मिनल नेटवर्क है तो इसमें दोस्तों हमारे पास जो 2 निवेशी सिरे होते हैं, यानी 2 निवेशी सिरे और 2 निर्गत सिरे होते हैं। यानी 2 टर्मिनल होते हैं हमारे पास निवेशी के और 2 टर्मिनल होते हैं निर्गत के। और दोस्तों जो 4 टर्मिनल नेटवर्क है इसे हम द्विद्वारक जाल भी कह देते हैं। दोस्तों क्यों कह देते हैं? क्योंकि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो इसमें ये 4 टर्मिनल हैं। दोस्तों 2 तो निवेशी के, इसको मैं 1 बोल दूँ, इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ। दोस्तों ये एक नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जटिल जाल है जिसमें मेरे पास 4 टर्मिनल है। यानी कि दोस्तों 2 तो निवेशी सिरे हैं, ये मेरे निवेशी सिरे हैं और ये मेरे निर्गत सिरे हैं। तो दोस्तों इसको हम जो 4 टर्मिनल नेटवर्क है इसे हम द्विद्वारक जाल भी कह देते हैं। दोस्तों क्यों कह देते हैं द्विद्वारक जाल? द्विद्वारक जाल क्योंकि इसमें एक जो निवेशी द्वार है और एक हमारा निर्गत द्वार है, इसलिए हम इसे द्विद्वारक जाल भी कह देते हैं। दोस्तों ये मैं मान सकता हूँ ये नेटवर्क है तो ये इसका निवेशी भाग है, ये इसका निर्गत भाग है। दोस्तों यदि मैं मान लूँ कि जो निवेशी सिरा है उसमें प्रवाहित धारा I1 है और प्रवाहित वोल्टता IV1 है, इसके अलावा निर्गत धारा I2 और निर्गत वोल्टता V2 है। तो दोस्तों ये बात रही 4 टर्मिनल नेटवर्क की। अब यदि मैं इसमें कोई भी एक टर्मिनल है उसको मैं क्या कर दूं, उभयनिष्ठ कर दूं, तो दोस्तों ये 3 टर्मिनल जाल बन जाता है। यानी कि ये मेरा एक नेटवर्क है 4 टर्मिनल नेटवर्क और इसके एक टर्मिनल को हम उभयनिष्ठ कर दें, यानी कि ये जा रहा है ऐसे, इसके एक टर्मिनल को मैं उभयनिष्ठ कर दूं तो दोस्तों ये टर्मिनल जाल बन जाता है। यानी कि T नेटवर्क बन जाता है, ट्री टर्मिनल जाल बन जाता है। तो दोस्तों आप 3 टर्मिनल की डेफिनेशन दे सकते हैं कि उस चतुर टर्मिनल जाल में किसी एक सिरे को उभयनिष्ठ कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, चतुर टर्मिनल जाल बन जाता है। दोस्तों ऐसे ही यदि चतुर टर्मिनल जाल है उसके किसी एक युग्म को मैं उभयनिष्ठ कर दूं, उभयनिष्ठ यानी कि लघुपतित कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो द्वि टर्मिनल जाल बन जाएगा। यानी कि ये मेरा चतुर टर्मिनल जाल है। अब इसके एक युग्म को मैं क्या कर दूं,
लघुपथित कर दो। यानी कोई 4 टर्मिनल नेटवर्क है, उसके एक युग्म को, निवेशी या निर्गत किसी एक युग्म को मैं लघुपथित कर दूं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है द्वि टर्मिनल जाल। तो दोस्तों ये थे 4 टर्मिनल जाल, द्वि टर्मिनल जाल और 3 टर्मिनल जाल। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। यानी कि दोस्तों इसे हम बोलते हैं निवेशी प्रतिबाधा। दोस्तों ये क्या होती है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा, ये क्या होती है, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात होती है। यानी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा दोस्तों ये होता है निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा, इनका अनुपात होता है, वो कहलाता है निवेशी प्रतिबाधा। यानी कि इसको मैं किससे व्यक्त कर सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं ZI से व्यक्त कर सकता हूँ या फिर ZIN बोल दूँ मैं। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो कि तो कोई मेरे पास एक जटिल नेटवर्क है, तो उसके किसी एक लूप में वोल्टता स्रोत जुड़ा है और उसी लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टता और धारा का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या फिर निवेशी प्रतिबाधा कहलाता है। यानी कि कोई लूप हो और उसमें वोल्टता स्रोत V जुड़ा है और उसी में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस लूप में वोल्टता और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा को हम निवेशी प्रतिबाधा भी कहते हैं और इसे हम ZIN से व्यक्त करते हैं। यानी कि कोई लूप होगी और उसमें वोल्टता स्रोत जुड़ा है, तो उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टता और जो धारा का अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या फिर निवेशी प्रतिबाधा। तो नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक प्रतिबाधा। दोस्तों आंतरिक प्रतिबाधा क्या होती है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। आंतरिक प्रतिबाधा दोस्तों कोई एक लूप है और उसमें हमारा वोल्टेज स्रोत जुड़ा है और उसके कारण दूसरे लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टता और धारा का जो अनुपात होता है वो आंतरिक प्रतिबाधा कहलाता है। इसे हम ZT से व्यक्त करते हैं। दोस्तों जो अभी हमने देखा कि जो निवेशी प्रतिबाधा थी उसमें एक लूप थी और उसमें ही वोल्टता स्रोत था और उसी में धारा बह रही थी, तो निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता का अनुपात था। यहाँ एक लूप है, उसके कारण दूसरे लूप में, यानी पहला लूप है उसमें वोल्टता स्रोत लगा है और उसके कारण दूसरे लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टता
प्रथम लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा है V1, इसके कारण जो द्वितीय लूप में धारा बह रही है वो मैंने मान ली I2। तो इनका अनुपात क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिबाधा। इसे हम ZT से व्यक्त कर देते हैं और संबंध आता है ZT बराबर V1/I2। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, दोस्तों इसको मैं व्यक्त कर देता हूं Z1 इनसे और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा Z अपॉन में डेल्टा 11। ये प्रतिबाधा की फॉर्म में है, प्रतिबाधा के रूप में। ऐसे ही दोस्तों मैं लिख सकता हूं Z2 इन को, तो Z2 इन क्या हो जाएगा? Z2 इन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Z अपॉन में डेल्टा 22। ये तो सब परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। दोस्तों जो आंतरिक प्रतिबाधा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? यानी आंतरिक बिंदु प्रतिबाधा को मैं लिख सकता हूं, अभी देखो मैंने व्यक्त किया था Z आंतरिक बिंदु प्रतिबाधा। दोस्तों इसे मैं व्यक्त कर देता हूं केवल प्रतिबाधा कर लेते हैं, आंतरिक प्रतिबाधा यानी कि ZTIK इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा Z अपॉन में डेल्टा Z और JK, डेल्टा Z अपॉन में JK -1 J प्लस K। ऐसे ही यहाँ से हम लिख सकते हैं यदि J का मान हो 1 और K का मान हो 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ZT12 इक्वल टू डेल्टा Z अपॉन में डेल्टा 12 -1 प्लस 2, यानी कि ZT112 इक्वल टू डेल्टा Z अपॉन में डेल्टा 112 -1 की पावर 3, यानी कि कैसा आ जाएगा? ये माइनस का आ जाएगा। तो ZT112 ये आ जाता है माइनस का। ऐसे हम निकाल सकते हैं Z12 13 के लिए हम मान निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क के पैरामीटर्स। चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल यानी कि 4 टर्मिनल नेटवर्क पैरामीटर्स। तो दोस्तों चतुर टर्मिनल जाल के प्राचाल क्या होते हैं कि वह भौतिक राशि जो किसी चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को प्रदर्शित करती है वो उसके प्राचाल कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि चतुर टर्मिनल जाल के व्यवहार को निवेशी और निर्गत सिरे पर जो मापित प्रतिबाधा है वो क्या कहलाती है? प्राचाल कहलाती है। यानी चतुर टर्मिनल जाल
के निवेशी एवं निर्गत सिरों पर मापित प्रतिबाधा यो क्या कहलाती है? प्राचल कहलाती है। ये तो बात रही डेफिनेशन की कि 4 टर्मिनल जाल के प्राचाल क्या कहलाते हैं। अब दोस्तों चतुर टर्मिनल जाल के 3 प्राचाल होते हैं, Z प्राचाल, Y प्राचाल और H प्राचाल। यानी कि फर्स्ट है मेरा Z प्राचल, सेकेंड Y प्राचल और थर्ड है H प्राचाल। तो दोस्तों Z प्राचाल क्या होता है? ये खुला परिपथ होता है, इसमें खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचाल होता है। और Y प्राचाल में क्या होता है? खुला परिपथ के स्थान पर लघुपथित प्रवेश्यता प्राचल। और जो H क्या होता है? H होता है संकर परिपथ, यानी हाइब्रिड सर्किट संकर परिपथ। तो देख लेते हैं बारी बारी से तीनों को। सबसे पहले Z प्राचाल देख लेते हैं। तो दोस्तों Z प्राचाल क्या होता है कि कोई मेरे पास 4 टर्मिनल नेटवर्क है, तो उसमें 2 पोर्ट है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी सिरे में प्रवाहित धारा I1 है, वह निर्गत सिरे में प्रवाहित धारा I2 है, और इसी तरह से निवेशी सिरे पर वोल्टता V1 है तथा निर्गत सिरे पर वोल्टता V2 है। दोस्तों ये किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में I1, I2 एंड V1, V2 होंगे। यानी कि मैं मान लूँ कि वह प्राचाल जिसमें निवेशी धारा व निर्गत धारा स्वतंत्र फलन के रूप में हो, वो Z प्राचाल कहलाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा I1 व I2 है वो फंक्शन है V1 का, ऐसे ही जो V2 है वो है फंक्शन I1 एंड I2 का। दोस्तों इक्वेशन 1, यानी कि वह प्राचाल जिसमें निवेशी धारा एवं निर्गत धारा स्वतंत्र फलन के रूप में हो, वो Z प्राचाल कहलाती है। दोस्तों मैंने लिख लिया V1 फंक्शन है I1 I2 का और V2 फंक्शन है I1 I2 का। दोस्तों ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। अब यदि परिपथ में AC स्रोत जुड़ा हुआ हो तो जो परिवर्तन होगा उसको व्यक्त करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसका इक्वेशन 1 का आंशिक अवकलन कर लेता हूँ। यानी कि परिपथ में AC प्रवाहित करने पर परिवर्तन, तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का आंशिक अवकलन कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये हो जाएगा डेल्टा V1 इक्वल टू डेल I1 अपॉन में डेल V1 अपॉन में डेल I1 इंटू DI1 प्लस, अब मैं ले रहा हूँ अवकलन इसका, यानी डेल dV1 अपॉन में डेल I2 इंटू डेल DI2, इक्वेशन मेरी सेकंड। ऐसे ही V2 का आंशिक अवकलन कर लेता हूँ। दोस्तों डेल V2 इक्वल टू डेल V2 अपॉन में डेल्टा I1 DI1 प्लस डेल्टा V2 अपॉन में डेल्टा I2 DI2, इक्वेशन थर्ड। तो दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है जो धारा और वोल्टा में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए। अब मैं मान लेता हूँ कि धारा में परिवर्तन I है और वोल्टा में परिवर्तन V है, तो मेरी समीकरण 2 और 3 क्या हो जाएंगी? यदि धारा में परिवर्तन I तथा वोल्टा में परिवर्तन V हो, तो इक्वेशन 2 व 3 से, यानी कि दोस्तों वोल्टा में परिवर्तन V है और धारा में परिवर्तन I है, तो इसको डेल V1 को मैं लिख सकता हूँ V1 इक्वल टू डेल V1 अपॉन में डेल I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दोस्तों हम जानते हैं कि Z I इक्वल टू क्या होता है, V I अपॉन में I1 यानी I यानी V अपॉन में I का अनुपात होता है प्रतिबाधा Z के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं ZI और I1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं डेल V1 और डेल I2 को ZR I2, इक्वेशन मेरी 4। ऐसे ही V2 को लिख सकता हूँ डेल V2 अपॉन में डेल I2 को ZF I1 प्लस Z0 I2, इक्वेशन 5। दोस्तों समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यदि मैं इसकी कंपेयर करूँ Z11 इक्वल टू ZI इक्वल टू ZI को हम क्या लिख सकते हैं V1 अपॉन में I1, यानी कि निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत सिरे क्या हो, खुले हो, यानी कि ये है मेरी निवेशी प्रतिबाधा, यानी कि जब निर्गत सिरे खुले हो, यानी कि ये वाला I2 क्या हो जाएगा 0। दोस्तों यहाँ से मैंने कंपेयर कर लिया इसकी कि इसको मैं Z11 मान लूँ, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा V1 अपॉन में I1 और I2 इक्वल टू 0, सब क्या हो, निर्गत सिरे क्या हों, खुले हों।
दोस्तों इसके बाद मैं लिख सकता हूँ ZR इक्वल टू, यानी कि Z12 इक्वल टू ZR इक्वल टू V1 अपॉन में I2। दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी पश्य प्रतिबाधा जब निवेशी सिरे क्या हों, खुले हों। ये मेरी हो जाएगी पश्य प्रतिबाधा। और दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, I1 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि I1 इक्वल टू 0 जब निवेशी, अब निवेशी सिरे क्या होंगे, खुले होंगे। जब निवेशी सिरे खुले हों। तो दोस्तों ये हो गया Z11 हो गया, Z12 हो गया। इसके बाद ये देखते हैं ZF। यानी कि Z21 इक्वल टू ZF, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन में I1। दोस्तों ये क्या है, अग्र प्रतिबाधा, अग्र ZF यानी कि फॉरवर्ड इम्पीडेंस, यानी अग्र प्रतिबाधा। और दोस्तों जब निर्गत सिरे क्या हों, जब निर्गत सिरे खुले हों। नेक्स्ट केस देखते हैं Z0। Z0 यहाँ से क्या हो जाएगा, Z0 को लिख सकता हूँ मैं Z0 Z0 इक्वल टू V2 अपॉन में I2, और ये है Z22, यानी Z0 इक्वल टू V2 अपॉन में I2 इक्वल टू, दोस्तों ये हो जाएगी निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा। और जब निवेशी सिरे क्या हो, खुले हों। जब निवेशी सिरे खुले हों, यानी कि दोस्तों जैसे अग्र प्रतिबाधा ये निकाली मैंने Z21, तो इस कंडीशन में I2 तो क्या 0 मैंने, तो ये हिस्सा गायब हो जाता है, ये बचता है ZF बराबर V2 अपन में I1। तो ये ZF क्या है, अग्र प्रतिबाधा है। ऐसे ही Z0 निकाला मैंने, यानी कि निर्गत प्रतिबाधा, तो इस कंडीशन में I1 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि निवेशी सिरे खुले हों। तो दोस्तों ये मेरे पास Z11, Z12, Z21 और Z22 के मान आ गए। अब इनको मैं इक्वेशन 4m5 में रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या मान आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ मैं ZI का मान रखूँ, तो दोस्तों ZI का मान क्या आया, Z11। ZR का मान रखूँ तो ZR का मान आया Z12। ये आ गया मेरे पास Z12। ऐसे ही ZF का मान रखूँ, ZF का मान आया Z21, यानी कि Z21। Z0 का मान आया Z22, Z22। दोस्तों इक्वेशन इसको दे लेता हूँ 6, इक्वेशन 7। तो दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती हैं 6 एवं 7। अब यदि इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँ और क्रेमल का रूल लगाऊं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मैट्रिक्स में लिख के क्रेमल नियम लगाने पर
क्रेमर नियम से, यानी कि क्रेमर नियम से मैट्रिक्स में लिखने पर, यानी कि ये हो जाएगा V1 V2 की मैट्रिक्स बन जाएगी वोल्टा के लिए, और यहाँ से ये मैट्रिक्स बन जाएगी मेरी इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 और I1 और I2, इसकी ये 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स के रूप में आ जाती है। समीकरण जो हमारी ये 8 आएगी, ये इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स समीकरण। मैट्रिक्स समीकरण जेड प्राचाल के लिए दोस्तों ये आ गया मैट्रिक्स समीकरण। तो ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, जेड प्राचाल है। यानी कि दोस्तों ये जेड इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22, ये हमारा है जेड प्राचाल। तो दोस्तों ऐसे करके हम जेड प्राचाल निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वाई प्राचाल। और दोस्तों जो जेड प्राचाल था उसमें I1 I2 ये फंक्शन थे V1 और V2 के, लेकिन यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ जो V1 और V2 है वो I1 I2 के फंक्शन होंगे। यानी कि जो Y प्राचाल है, Y पैरामीटर है, उसमें क्या होगा कि वह प्राचाल जिसमें V1 व V2 स्वतंत्र रूप से V1 V2 क्या है, मेरी निवेशी वोल्टा और निर्गत वोल्टा है, तो वो स्वतंत्र रूप में फलन के रूप में हो। यानी कि वह प्राचाल जिसमें निवेशी वोल्टता तथा निर्गत वोल्टता स्वतंत्र फलन के रूप में हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि I1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ V1 एंड V2, ऐसे ही I2 इज फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। इक्वेशन दे लो इसको 1। तो दोस्तों H जो Y प्राचाल है उसमें वही हम लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं कि माना एक चतुर टर्मिनल जाल है और उसके निवेशी सिरों पर प्रवाहित धारा I1 निर्गत सिरे पर जो प्रवाहित धारा I2 है, निवेशी सिरे पर प्रवाहित वोल्टता V1 है, निर्गत सिरे पर प्रवाहित वोल्टता V2 है। तो दोस्तों ये Y प्राचाल जो फंक्शन हो जाता है V1 और V2 का, तो इस इक्वेशन को हम ये कर लेते हैं कि यदि परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा AC प्रवाहित हो रही है तो जो इसमें परिवर्तन होंगे उसको हम गणितीय रूप में लिखने के लिए क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 का आंशिक अवकलन कर लेते हैं। दोस्तों समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर, यानी समीकरण 1 का आंशिक अवकलन यानी कि DI1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ dV1 अपॉन में, यानी कि DI1 अपॉन में dV1 प्लस
DI1 अपॉन में डेल V2 इंटू DV2। दोस्तों इक्वेशन आ जाती है मेरे पास सेकेंड। ऐसे ही इसका मैं आंशिक अवकलन करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ये तो आई मेरी इक्वेशन 2 और यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी डेल I2 इक्वल टू DI2 अपन में डेल V1 DV1 प्लस डेल I2 अपन में डेल V2 और DV2। इक्वेशन आ गई मेरी थर्ड। अब दोस्तों यहाँ से इक्वेशन 2 और थर्ड से मैं क्या कर सकता हूँ कि यदि धारा में परिवर्तन I मान लूँ और वोल्टता में परिवर्तन को मैं V मान लूँ तो इक्वेशन किस रूप में चेंज हो जाएगी। इक्वेशन 2 तो हो जाएगी चेंज I1 इक्वल टू, और दोस्तों डेल्टा I1 अपॉन में डेल्टा V, यानी कि डेल्टा I1 अपॉन में डेल्टा V1 को क्या लिख सकता हूँ मैं Y11 इक्वल टू प्रवेश्यता, यानी कि जो वोल्टता धारा और वोल्टता का अनुपात है वो क्या कहलाता है प्रवेश्यता। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ YI और इसको लिख सकता हूँ मैं V1 प्लस इसको लिख सकता हूँ YR V2। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ I2 इक्वल टू YF V1 प्लस Y0 V2। दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि Y11 इक्वल टू YI इक्वल टू I1 अपॉन में V1, यानी कि जब इसको दोस्तों मैं बोल सकता हूँ निवेशी प्रवेश्यता, यानी कि निवेशी प्रवेश्यता। और कब दोस्तों जब मेरा V2 इक्वल टू क्या हो 0 के, निवेशी प्रवेश्यता जब V2 इक्वल टू क्या हो 0, यानी कि जो मेरे निर्गत सिरे क्या हो खुले लघुपतित हो। जब निर्गत सिरे लघु पथित हो। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ मैं Y12 इक्वल टू YR इक्वल टू, दोस्तों इस कंडीशन में V1 को मैं मानूंगा 0, यानी कि मेरे जो निवेशी सिरे लघुपतित हों, जब निवेशी सिरे लघुपतित हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा YR
ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, V1 इक्वल टू 0, तो ये हिस्सा 0, तो वाई आर बराबर I1 अपॉन में V2। दोस्तों इसको हम बोल देते हैं पश्य प्रवेश्यता, यानी कि पश्य प्रवेश्यता। ऐसे ही मैं नेक्स्ट निकाल सकता हूं वाई एफ। दोस्तों ये क्या हो जाएगी, वाई एफ हो जाएगी मेरी, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं Y21 वाई एफ इक्वल टू, इस कंडीशन में मेरा V2 0, यानी कि जब निर्गत सिरा लघुपतित हो, यानी वही निर्गत सिरा लघुपतित हो तो मेरा V2 का मान 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, तो वाई एफ हो जाएगा ये 0, तो I2 अपॉन में IV1। इसको बोल देता हूँ मैं पश्य प्रवेश्यता, सॉरी अग्र प्रवेश्यता, अग्र प्रवेश्यता। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ वाई ओ, यानी कि ये हो जाएगा Y22 इक्वल टू Y0। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, V1 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि Y2 इक्वल टू Y0। दोस्तों इस कंडीशन में मेरा V1 इक्वल टू होगा 0, यानी कि जब निवेशी सिरे लघुपतित हो, जब निवेशी सिरे शॉर्ट सर्किट हो, निवेशी सिरे लघुपतित हो, यानी कि इसका मान 0, तो यहाँ से Y0 क्या आ जाएगा, I2 अपॉन में V2, I2 अपॉन में V2। और दोस्तों इसको मैं बोल देता हूँ Y0, यानी कि निर्गत प्रवेश्यता, निर्गत प्रवेश्यता। अब दोस्तों ये जो मेरे पास मान आए हैं वाई आई, वाई आर, वाई एफ और Y0 के, इनको इक्वेशन 4, 5 में रख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या मान आएगा, यहाँ आ जाएगा Y11, Y12, यहाँ आ जाएगा Y21 और यहाँ आ जाएगा Y22। इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। और दोस्तों इक्वेशन 6 और 7 को क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स रूप में लिखूंगा तो मेरे पास Y प्राचल आ जाएगा, यानी कि समीकरण 6 एवं 7 में क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स के रूप में लिखता हूं, यानी कि समीकरण 6 एवं 7 को क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 और I2, ऐसे ही इक्वल टू ये Y की मैट्रिक्स बन जाएगी प्रवेश्यता के लिए Y12, Y21 और Y22। साथ में ये 2/1 की मैट्रिक्स वोल्टेज के लिए V1 और V2। तो दोस्तों यहाँ से Y इक्वल टू ये हो जाता है मेरा Y11, Y12
Y21 और Y22। तो दोस्तों ये मेरे पास आ जाती है Y प्राचाल। नेक्स्ट हम देखते हैं H प्राचाल, यानी कि संकृत प्राचाल। H प्राचाल यानी हाइब्रिड पैरामीटर। तो दोस्तों वही मानते हैं कि एक चतुर टर्मिनल जाल है और इसमें निवेशी धारा I1 है, निर्गत धारा I2 है, निवेशी वोल्टता V1 है और निर्गत वोल्टता V2 है। तो H प्राचाल क्या होगा कि वह प्राचाल जिसमें निवेशी धारा एवं निर्गत वोल्टता स्वतंत्र फलन के रूप में हो, वो H प्राचाल कहलाता है। यानी कि निवेशी धारा I1 और निर्गत वोल्टता V2 ये दोनों फलन के रूप में हो, वो क्या कहलाता है? H प्राचाल कहलाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं संबंध बना सकता हूं कि ये जो प्राचाल है Z प्राचाल और Y प्राचाल का क्या है? मिक्सर रूप है। यानी कि उसमें जो फंक्शन होता था, जैसे V1 और V2 के लिए फंक्शन होता था I1 एंड I2 का, ये होता था मेरा Z प्राचाल में। Y प्राचाल में क्या हुआ? I1 और जो I2 है वो फंक्शन होते थे V1 और V2 के। लेकिन ये क्या है? H प्राचाल है। तो इसमें क्या होगा कि जो निवेशी धारा और निर्गत वोल्टता है वो दोनों स्वतंत्र फलन के रूप में होंगे। यानी कि H प्राचाल में क्या होगा? I1 फलन है निवेशी धारा और निवेशी वोल्ट V1 जो फंक्शन है, जैसे यहाँ V1 फंक्शन होता था I1 I2 का, तो इसमें V1 फंक्शन है I1 एंड V2 का। ऐसे ही जो I2 ये फंक्शन होगा I1 एंड V2 का। इक्वेशन 1। तो यदि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित की जाती है तो जो इसमें परिवर्तन होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? समीकरण 1 का आंशिक अवकलन कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन लेने पर, यानी कि dV1 इक्वल टू हो जाएगा डेल V1 अपॉन में डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 अपॉन में डेल V2 dV2। इक्वेशन 2। नेक्स्ट इसका आंशिक अवकलन लेते हैं dI2 इक्वल टू डेल I2 अपॉन में डेल I1 dI1 प्लस ऐसे ही डेल I2 इसका आंशिक अवकलन डेल V2 और dV2। इक्वेशन मेरी 3। अब यदि जो वोल्टा में परिवर्तन V हो और धारा में परिवर्तन I हो तो मेरी इक्वेशन 2 और 3 क्या हो जाएंगी?
यहाँ लिख लेता हूँ मैं। दोस्तों ये हो जाएंगी V1 इक्वल टू, दोस्तों इसको यानी कि डेल V1 अपॉन में डेल I1, इसको लिख सकता हूँ मैं H I के, यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ HI, और ये मेरा I1 प्लस HR, और ये V2, ऐसे ही I2 बराबर हो जाएगा HF I1 प्लस H0 V2। इक्वेशन मेरी 4 एंड इक्वेशन 5। अब यदि यहाँ से जो V2 का मान है वो मैं कर दूँ 0, तो यानी कि H11 इक्वल टू HI इक्वल टू V1 अपॉन में I1। दोस्तों इसको हम बोल देते हैं निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गत सिरे क्या हो, लघुपतित हो, क्योंकि V2 इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम 0, यानी कि निर्गत सिरे क्या हो, लघुपतित हो, यानी कि V2 इक्वल टू 0, तो ये हिस्सा हो जाएगा 0, तो HI का मान आ जाएगा V1 अपॉन में I1। इसको हम बोलते हैं H11 के बराबर, और HI को बोलते हैं हम निवेशी प्रतिबाधा। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं H12 इक्वल टू HR इक्वल टू, अब क्या होगा, I1 का मान होगा 0। दोस्तों I1 का मान 0 है, यानी कि जो निवेशी सिरा है वो क्या है, खुला है, यानी कि निवेशी सिरा खुला है, यानी कि I1 इक्वल टू 0, तो HR बराबर क्या होगा, V1 अपॉन में V2, V1 अपॉन में V2। दोस्तों V1 अपॉन में V2 को हम बोलते हैं वोल्टता लाभ, और ये HR है, यानी कि पश्य वोल्टता लाभ, पश्य वोल्टता लाभ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं HF के लिए, यानी कि H21 इक्वल टू HF। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, V2 का मान होगा मेरा 0, यानी कि जो निर्गत सिरा क्या हो, लघुपतित हो, यानी V2 इक्वल टू 0, तो निर्गत सिरा लघुपतित हो, यानी V2 इक्वल टू 0, तो निर्गत सिरा क्या होगा, लघुपतित होगा। तो इस कंडीशन में HF इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 अपॉन में I1। और दोस्तों ये क्या होगा, I2 अपॉन में I1, ये होगा धारा लाभ, और HF है यानी कि अग्रधारा लाभ, अग्रधारा लाभ। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं H0, यानी कि H22 इक्वल टू H0। और दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो
I1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि निवेशी सिरा क्या है, खुला है। यानी कि I1 इक्वल टू 0, यानी कि निवेशी सिरा खुला हो, यानी कि निवेशी सिरा खुला होगा तो I1 इक्वल टू 0, ये हिस्सा हो गया 0। तो अब H0 क्या आ जाएगा, I2 अपॉन में V2। दोस्तों इसको बोल देते हैं हम निर्गत प्रवेश्यता, इक्वल टू निर्गत प्रवेश्यता। ये दोस्तों हमने I2 अपॉन में V2 मान निकाला था y प्राचाल में, तो इसीलिए मैंने H0 को बोल दिया I2 अपॉन V2 इक्वल टू निर्गत प्रवेश्यता। तो दोस्तों ये थे H प्राचाल के मान। अब इनको क्रेमर के हेल्प से यदि मैट्रिक्स के रूप में लिख लें, यानी कि ये जो इक्वेशन आई थी मेरे पास 4, 5, इनको यदि क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स रूप में लिख लें, यानी कि समीकरण 4, 5 को क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो V1 I2 है इसकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी और H के लिए एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ऐसे ही जो I1 और V2 है इनके लिए एक मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि V1 I2 की एक मैट्रिक्स बन गई इक्वल टू HI HF। और इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से ऐसा करता हूँ मैं, इनको अलग से इक्वेशन दे दूँ। HI को मैं क्या लिख सकता हूँ, H11 और HR को क्या बोल सकता हूँ, H12, HF को क्या बोल सकता हूँ, H21 और H0 को क्या बोल सकता हूँ, H22। तो ये इक्वेशन इनको दे लेता हूँ मैं 6 और 7, यानी कि जो समीकरण 6 व 7 हैं उनको क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा H11 H12 H21 H22 और इधर मैट्रिक्स बनेगी मेरी I1 और V2 की। और दोस्तों यहाँ से जो H बराबर में क्या लिख सकता हूँ, H11 H12 H21 H22। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम H प्राचाल, और ये H प्राचाल समीकरण कहलाती है। H प्राचाल समीकरण। तो दोस्तों ये आज हमने देखा 4 टर्मिनल नेटवर्क, 2 टर्मिनल नेटवर्क और 3 टर्मिनल नेटवर्क और 4 टर्मिनल नेटवर्क्स के प्राचाल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।